तो पहला प्रश्न देखेंगे, बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है मरकरी तापमापी, ऑप्शन बी में है प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी, ऑप्शन सी में है ताप विद्युत उत्तापमापी और डी में है अल्कोहल तापमापी। यानी कि सवाल में पूछ रहा है कि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हमें नापना हो तो किस तरह के थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे जो मरकरी थर्मामीटर की बात की गई है। मरकरी थर्मामीटर अर्थात वो थर्मामीटर जो हम लोग अपने घर वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। अल्कोहल थर्मामीटर भी मरकरी थर्मामीटर की तरह ही काम करता है, लेकिन दोनों में अंतर ये है कि मरकरी थर्मामीटर अगर फूट जाए, अगर हम लोग बॉलीवुड मूवी देखिएगा तो उसमें क्या दिखाता है कि अगर हीरोइन को नहीं मिलना है, मतलब हीरो से मिलने जाना है, तो बहाना मारती है घर में। बहाना क्या मारती है कि चाय में थर्मामीटर डुबाएगी और मम्मी को बोली, मम्मी हमको इतना बुखार है। तो आपको पता है कि बॉलीवुड वाले कितने तक पढ़े हुए हैं। जो थर्मामीटर मरकरी थर्मामीटर वो घर में यूज़ करते हैं वो मैक्सिमम 38 से 38.5 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को ही मेज़र कर पाएगा। उससे अगर ऊपर जाएगा तो वो ब्लास्ट कर जाएगा। आप लोग 80 रुपये का इन्वेस्टमेंट करके एक थर्मामीटर ले आइए, एक मोमबत्ती जलाइए और उसके ऊपर हल्का सा उसको रखिए, वो ब्लास्ट कर जाएगा और मरकरी बाहर आ जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को मेज़र नहीं कर पाता क्योंकि मरकरी बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करता है। तो ये बहुत हाई टेम्परेचर हमको मेज़र करना है तो मरकरी थर्मामीटर वो चीज़ नहीं कर पाता। अल्कोहल थर्मामीटर जो आपको दिख रहा है, अल्कोहल थर्मामीटर भी छोटा मोटा तापमान नापने का ही कार्य आता है। 40 डिग्री 45 डिग्री सेल्सियस तक ही इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन दोनों में अंतर ये है कि मरकरी जो है वह थोड़ा सा ज़्यादा एक्यूरेट है एज़ कम्पेयर टू अल्कोहल थर्मामीटर के। हम लोग अपना तापमान नापने के लिए, बुखार वगैरह नापने के लिए अल्कोहल थर्मामीटर का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन इसमें दिक्कत क्या कि अल्कोहल थर्मामीटर उतना एग्जैक्ट डाटा नहीं दे पाता एज़ कम्पेयर टू मरकरी थर्मामीटर में। लेकिन अल्कोहल थर्मामीटर का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर कुछ कारणवश ये जब फूट जाता है थर्मामीटर तो यह भाप बन के उड़ जाएगा। मनुष्य को इससे खतरा कम है और मरकरी से मनुष्य को खतरा थोड़ा सा ज़्यादा। ये पूरी संभावना है कि ब्लास्ट किया तो बहुत छोटे कण हो सके किसी माध्यम से उसके सांस के द्वारा, मुंह के द्वारा अंदर चला जाए। तो यह दोनों बात हो गई। तो यहाँ पे बहुत उच्च तापमान की बात कर रहा है तो मरकरी और अल्कोहल थर्मामीटर तो नहीं होगा। एक ऑप्शन इसमें दिया हुआ प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी। आप जानते कि हर धातु का, हर मेटल का अपना अपना कुछ प्रॉपर्टीज़ होता है, यानी कि वो कहाँ तक हीट को, इलेक्ट्रिसिटी को रेजिस्ट करता है। इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट में रो पढ़े थे, है। तब किसी भी धातु का अपना गुण होता है कि वह किसी भी करंट को कितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सकता है। तो एक टेक्निक है जो आपको ऑप्शन सी में दिख रहा है, ताप विद्युत। यह जो प्लेटिनम प्रतिरोधी थर्मामीटर है यह इसी ताप विद्युत सिद्धांत पे कार्य करता है। जो ऑप्शन सी में है वो एक सिद्धांत के बारे में दिया हुआ, ताप विद्युत सिद्धांत के बारे में दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पे जब आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में दिया हुआ बहुत उच्च तापमान। जो प्लेटिनम थर्मामीटर है, प्लेटिनम सिर्फ 200 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1000 डिग्री सेल्सियस तक ही मेज़र कर पाएगा। तो इसको हम लोग एक उच्च तापमान की कैटेगरी में रखते हैं। अगर आपको 1000-1500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाना है तो उसको अति उच्च तापमान कहते हैं। तो इसमें हम लोग प्लेटिनम का प्रयोग नहीं करके इसमें हम लोग टंगस्टन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वह 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इस कारण इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ताप विद्युत उत्तापमापी, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में दो तरह की सूची दी गई है और इन सूची को आपको मिलान करना है। अब ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। सूची ए में दिया हुआ है एमीटर। एमीटर पहले देखेंगे, एमीटर किस कार्य के लिए प्रयोग करते हैं। तो एमीटर का प्रयोग हम लोग धारा को नापने के लिए करते हैं। तो इसका सही हो जाएगा ए का, सूची 2 में धारा से मिलाएंगे। बी में है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर का प्रयोग हम लोग ह्यूमिडिटी को मेज़र करने के लिए करते हैं, यानी कि आर्द्रता को मेज़र करने के लिए करते हैं। तो बी का
बी का सूची 2 में सही आंसर हो जाएगा सापेक्ष आर्द्रता। और सी यानी कि स्प्रिंग तुला। स्प्रिंग तुला आप लोग देखे होंगे, पहले मिल वगैरह में इसका प्रयोग होता था, बोरा टांग दिया और एक स्प्रिंग रहता था, उसी से हम लोग मेज़र कर लेते थे। तो हम लोग तराजू का प्रयोग यानी कि तुला का प्रयोग भार नापने के लिए करते हैं, तो ये तो सही मिलान यहाँ पे दिया हुआ है। और बैरोमीटर का प्रयोग हम लोग प्रेशर नापने के लिए करते हैं। तो इसमें आगे आपको ऑप्शन ऐसे दिया रहा है कि ए का सही मिलान है, तो ए का सही मिलान यानी कि ए मीटर का सही मिलान धारा यानी कि सूची 2 में 20 है, तो उस हिसाब से आपको आंसर यहाँ पे मिलाना होगा। तो ए मीटर का धारा हो जाएगा, हाइग्रोमीटर का आर्द्रता हो जाएगा, स्प्रिंग तुला का भार हो जाएगा और बैरोमीटर का दाब यानी कि प्रेशर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशियों में किस अम्ल का जमा हो जाने से व्यक्ति को थकान का अनुभव होता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है मौलिक अम्ल, बी में है फॉर्मिक अम्ल, सी में है एसिटिक अम्ल और डी में है इथेनोइक अम्ल। आप लोग याद किए होंगे लैक्टिक एसिड। मांसपेशियों में जब लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है तो मांसपेशियों में दर्द होने लगता है। अगर आपके घर में कोई ऐसे बुजुर्ग होंगे 55-60 साल से ऊपर, तो लोग कहते होंगे कि दही खाते तो लगता है घुटना में दर्द दे रहा है ज़्यादा। तो क्यों देते हैं? क्योंकि दही में लैक्टिक एसिड होता है। लेकिन यहाँ पे जब आप ऑप्शन देखिएगा तो इसमें लैक्टिक एसिड है नहीं, क्योंकि लैक्टिक एसिड अब बहुत बार पूछ चुका है। तो बहुत सारे कंडीशन होते हैं, तो इसमें जो सही आंसर होगा वह होगा एसिटिक एसिड। लैक्टिक एसिड के बाद जो सबसे ज़्यादा दर्द देने का कार्य करता है वह करता है एसिटिक एसिड। सबसे ज़्यादा मांसपेशियाँ हमारी पीठ में होती हैं, इस कारण लोगों को पीठ में थोड़ा ज़्यादा दर्द देता है। कुछ भी दर्द हो बाप रे पीठ दुखने लगा, क्योंकि पीठ में हमारी सबसे अधिक मांसपेशियाँ लगभग 128 मसल्स टिश्यू उसमें होते हैं। तो आप लोग समझ लिए, अगर लैक्टिक एसिड ऑप्शन में तो ठीक है, लेकिन ये बहुत बार पूछ चुका है तो हो सके आपको ऑप्शन में एसिटिक एसिड दे दे। तो ऑप्शन में अगर लैक्टिक एसिड नहीं है तो आप ऑप्शन में एसिटिक एसिड को ढूंढेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। जो पानी है वह वेपर के स्टेट में चेंज हो गया है, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? प्राकृतिक नेचुरल कहेंगे, भौतिक कहेंगे, रासायनिक कहेंगे या जैविक कहेंगे? तो बड़ा आसान सा इसका आंसर है फिजिकल चेंज। यह एक फिजिकल चेंज है। फिजिकल चेंज का खूबी होता है कि हम लोग स्टेट को वापस फिर उसमें ला सकते हैं। आप भाप बनाए, ऊपर एक प्लेट रख दीजिए, वो ठंडा होकर फिर से पानी का बूंद जमा हो जाता है। तो यह एक प्रकार का फिजिकल चेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है और बताना कि कौन सा सही मिलान नहीं किया हुआ है। पहला क्या है हमारा? डेसिबल। डेसिबल के बारे में क्या दिया हुआ है? ध्वनि की प्रबलता की इकाई। तो सही है, डेसिबल से हम लोग कितना जोर से या कितना धीरे बोलते उसको नापते हैं। 90 डेसिबल से ऊपर का अगर साउंड है तो उसको हम लोग नॉइज़ पोल्यूशन के तहत रखते हैं। हम लोग नॉर्मल बातचीत कर रहे हैं तो ये लगभग 50 से 60 डेसिबल का हम लोग बातचीत करते हैं। सेकेंड में है हॉर्स पावर। हॉर्स पावर यानी कि अश्व शक्ति, यह शक्ति को नापने की एक इकाई है, तो यह भी मिलान सही है। नेक्स्ट में है समुद्री मील। इसको इंग्लिश में आप लोग सुने होंगे नॉटिकल माइल। तो इसके बारे में क्या कहा गया? नौ संचालन की दूरी की इकाई, तो यह भी सही है। ऑप्शन 4 में दिया हुआ है सेल्सियस, यानी कि डिग्री सेल्सियस की बात की गई है और लिखा है ऊष्मा की इकाई। तो डिग्री सेल्सियस जो है वह तापमान की इकाई है, वह टेम्परेचर का इकाई है। तापमान और ऊष्मा में अंतर होता है, तो इसमें जो गलत मिलान है वह है सेल्सियस। सेल्सियस तापमान की इकाई है, न कि ऊष्मा की इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पाइरीहीलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किस नापने में किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, सोलर रेडिएशन। पाइरीहीलियोमीटर एक प्रकार का उपकरण होता है। आप सुनते होंगे कि सोलर रेडिएशन कभी कभी आते हैं, तो ऐसे में सैटेलाइट वगैरह ख़राब हो जाता है, उसमें आपका इंटरनेट, फ़ोन कॉल ये सब नहीं चल पाता किसी कारणवश, तो इसको हम लोग नापने के लिए पाइरीहीलियोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो इसका आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? कुछ यहाँ पे सेंटेंस दिए गए, कुछ उदाहरण दिए गए हैं और हमें बताने के इनमें से कौन एक केमिकल चेंज है। पहला है प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त हो जाना।
प्रिज्म सभी लोग जानते हैं, इस टाइप का प्रिज्म होता है। इसके कुल मिला के 5 फेस होते हैं, जिसमें कि इसका 3 फेस आयताकार होता है और 2 इसका त्रिभुज होता है। एक श्वेत प्रकाश इसमें ऐसे आता है और यहीं से यह 7 भागों में बंटता है, 1 2 3 4 और 7, और फिर यहाँ से 1 7, इस तरह से ये बंटता है। तो पहला दिया हो कि प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना, तो यह एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, इसे हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन। क्या कहते हैं? 7 रंग, एक श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में बदल जाना, तो यह एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ऑप्शन बी में है सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना। क्या हम लोग जब सब्जी को पकाते हैं तो क्या वापस हम लोग उसको अपने प्रीवियस स्टेट में ला पाते हैं? तो नहीं ला पाते हैं। तो इस कारण सब्जी जो पक गया वह एक केमिकल चेंज है। सब्जी हम लोग पका दिए, गूंदा हुआ आटा से रोटी बना दिए, यह सब एक केमिकल चेंज के तहत ही आता है। सी में है सानी हुई मिट्टी का सूखने पर भंगुर हो जाना, मतलब मिट्टी हम लोग साने लेकिन जब वो ड्राई हो जाता है तो फिर से वो आराम से टूट जाता है, तो यह भी एक फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज नहीं है। और डी में है नमक का पानी में घुलना, तो नमक का पानी में घुलना भी एक फिजिकल चेंज, हम लोग उसको वापस फिर गर्म करके उसको वापस हम नमक और पानी को अलग कर सकते हैं। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना। और आज का लास्ट क्वेश्चन है 1 पिकोग्राम बराबर होता है, तो 1 पिकोग्राम बराबर 10⁻⁻12 ग्राम। तो आज के लिए ये सारे प्रश्न रहे।